हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। आज हमारे बीच है निमिषा वर्मा, जिन्होंने अपने स्कूल में क्या है टॉप किया है और 96% बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया है। तो आज हम टॉपर से जानेंगे कि एक स्टूडेंट कैसे टॉपर बन सकता है और किस तरीके से तैयारी करना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि कैसे हमको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे आपका 96% आया, तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो क्या आपने सोचा था कि आप 96% आपके आ सकते हैं? हमने 95% सोचा था कि मेरे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, पर और उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि 95% से मेरे ज़्यादा आएंगे। सोचा था कि 90 के लाइन में तो रहेंगे, 95% तक आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो जब आपके 96% आए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? जिस समय मेरे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए उस टाइम मैं लखनऊ में अपना पेपर दे रही थी, तो उस टाइम मम्मी से बोला था कि चेक कर लीजिएगा आप। तो फिर जब मैं पेपर दे के आई, मैंने पूछा तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं, तो फिर मैं डर गई थी कि पता नहीं कितने मार्क्स आए हैं मेरे। फिर बाद में फिर मामा ने बोला कि तुम्हारे 96% आए हैं, तो फिर एकदम मैं शॉक हो गई थी। फिर एकदम अच्छा भी लगा कि इतने परसेंट आए मेरे। बाद में फिर बताया कि स्कूल में टॉप भी है। जब स्कूल में फ़ोटो स्कूल वालों ने लगाई तो पता चला उससे। तो निमिषा, जैसे आपके 96% आए तो आपके जो डेली पढ़ने का रूटीन था वो क्या रहता था? कि जैसे मॉर्निंग में कितने बजे उठना रहता था, स्कूल वगैरह क्लासेस वगैरह कैसे होती थी, और आप सेल्फ स्टडी के लिए कैसे टाइम देते थे? मॉर्निंग में तो मैं 6 बजे नहीं उठती थी, 7 बजे तक उठ जाती थी। उसके बाद फिर मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प कराती थी, मम्मी ऑफिस जाती हैं। फिर उसके बाद फिर मैं डेली रूटीन अपना कंप्लीट करके 10 o'clock तक पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर मैं पढ़ती रहती थी। कभी एक सब्जेक्ट ले लेती थी तो उसका, जैसे मैथ्स लिया, मैथ्स में डेली करती थी, लेकिन जैसे कभी एक सब्जेक्ट ले लिया तो उसका मैं एक चैप्टर तो कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद फिर शॉर्ट ब्रेक 2 o'clock से 3 o'clock का लेती थी, क्योंकि मम्मी उस टाइम तक आ जाती थी तो थोड़ा उनके साथ रहती थी। उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, और फिर 6 बजे से टीचर आते थे मैथ्स वाले। उसके बाद फिर ज़्यादा देर तक मैं नहीं पढ़ती थी। उसके बाद फिर 10 बजे तक मैं सो जाती थी। तो अब जैसे आपने स्टडी वगैरह किया तो इस समय कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपके वीक रहे होंगे और कुछ सब्जेक्ट आपके काफ़ी बेटर होंगे। तो वीक सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उनको आपने कैसे हैंडल किया? वीक सब्जेक्ट में मेरे मैथ्स ही सिर्फ वीक था मेरा, और सारे सब्जेक्ट मेरे ठीक थे। उसके बाद फिर मैथ्स का सोचा कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद फिर होम ट्यूटर बुलवाया। उसके बाद फिर उन्होंने जब स्ट्रैटेजी बताई और फिर वो सारे फार्मूलेस बता रहे थे, उसके पीछे कि वो डराइव कहाँ से हुए वो फार्मूले। तो उसमें फार्मूलों को जैसे सब टीचर बोलते हैं कि रट लो, कुछ टीचर बोलते हैं वो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक बताते थे कि वो डिराइव कहाँ से हुआ है वो फार्मूला। तो उसको करके फिर स्कूल में फिर प्री बोर्ड में जब पहली बार दिया, वैसे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मैथ्स में, लेकिन जब प्री बोर्ड दिया तो शीट लगी हुई थी वहाँ पे। उन्होंने, टीचर ने बोला कि टॉपर हो अभी, मतलब इस प्री बोर्ड में। तो फिर उसको देख के फिर अच्छा लगा था। तो जैसे आपका मैथ्स वीक था तो सब्जेक्ट्स में काफ़ी डर वगैरह लगता होगा, तो उसको कैसे मतलब हैंडल करते थे? मैथ्स तो जब वीक था मेरा तो मन भी नहीं करता था कि फिर मैथ्स करें, लेकिन फिर डेली जब थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर जब क्वेश्चन आते गए, आंसर आते गए, उसके बाद फिर हर थोड़ा थोड़ा करके फिर डर भी हटता गया। तो इसलिए फिर ठीक लगने लगा मैथ्स के साथ। फिर मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने लगे, तो फिर ऐसे हैंडल किया। तो गाइस ऑब्वियस बात ये है कि मतलब अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डे बाई डे क्या है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे कि वो क्या है काफ़ी आसानी से हो सके। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है, जैसे मान लीजिए बच्चे घर में रहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं यहाँ चले जाओ, हमारा ये काम कर दो, या बाहर चले जाओ, मार्केट से ले आओ। तो क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर ऐसी आई हैं तो उसको कैसे हैंडल किया, या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी, पापा अभी रहते नहीं हैं वहाँ, इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग है, तो फिर मम्मी के साथ रहते हैं।
उनकी डेली ड्यूटी रहती है, तो वो 8 बजे चली जाती हैं। उससे पहले जो काम होते हैं 1 घंटे में, जैसा कि बताया था कि 7 बजे उठ जाते हैं, तो उतना करवा लेते हैं। उसके बाद फिर डेली रूटीन और थोड़ा रूम क्लीन और ये सब करने के बाद 10 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। और मम्मी ने कभी भी बोला नहीं कि मतलब कि तुम मेरे साथ ये करा लो, वो करा लो। वो हम खुद से करते थे, उनके साथ हेल्प कराते थे। हमें अच्छा लगता था, क्योंकि पूरे समय पढ़ पढ़ के फिर थोड़ी देर बाद फिर दिमाग से चीज़ें बाउंस होने लगती हैं, तो थोड़ा मम्मी के साथ आके थोड़ा हेल्प करा लेते थे। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों से काफ़ी कहते हैं बाहर चले जाओ, मार्केट से सब्जी ले आओ, कभी सुबह ले आओ, कभी दोपहर में ले आओ, तो इस तरीके से बेचते रहते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, थोड़ा टाइम तो पेरेंट्स के लिए भी निकालना चाहिए स्टडीज़ के साथ, लेकिन स्टडीज़ भी अपनी कभी रोकनी नहीं चाहिए। रेगुलरिटी पे अगर पेरेंट्स ने भेज दिया कभी भी कि बाहर चले जाओ, तो फिर उतना थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा अपना टाइम निकाल के रात के समय पढ़ लिया, या कभी सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ लिया 3-3 बजे। तो मतलब कभी भी अपना उतना टाइम का गैप नहीं करना चाहिए, उतना कंसिस्टेंट बनाए रहना चाहिए। तो गाइस, कंसिस्टेंसी के साथ क्या है, हमको अपना वर्क जो है करते रहना चाहिए। अब जैसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कुछ टॉपर्स होते हैं, कई बार हम इंटरव्यू देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आईएएस का इंटरव्यू आया या किसी आईपीएस का आया, या मान लीजिए कोई आईआईटी टॉप करता है या कोई बोर्ड एग्जाम टॉप करता है, तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि वो बच्चा 10 घंटे पढ़ता था या 12 घंटे पढ़ता था। कुछ लोग बताते हैं कि हम 14 घंटे पढ़ते थे। तो क्या घंटे ज़रूरी है या और कुछ करना चाहिए? कभी भी मैं घंटे से कि मतलब मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ, मैंने आज इतना घंटा पढ़ा, ये सब मैंने देखा नहीं है वैसे ज़्यादा। मेरा मन लगता जाता है और मैं करती जाती हूँ। कंसिस्टेंसी जब बनाए रहते हैं तो फिर धीरे धीरे डे बाय डे फिर वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो इससे मतलब जैसे अगर कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है डेली, वैसे बहुत कम है, फिर लेकिन कंसिस्टेंट जब पढ़ता रहता है तो उसकी हैबिट बन जाती है। फिर वो 3 घंटे इंक्रीज़ करता है, 4 घंटे इंक्रीज़ करता है पढ़ना, और फिर डेली फिर वो मतलब उसे भी अच्छा लगने लगता है पढ़ने में। अब जैसे कुछ बच्चों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो एक बुक बता देते हैं, उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक बता दी जाती है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी बता देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बुक एक सब्जेक्ट की हो जाती हैं। तो हमको एक सब्जेक्ट की एक बुक पे फोकस करना चाहिए या सभी बुक को देखना चाहिए? मेनली तो देना तो टेस्ट बोर्ड के लिए होता है, तो मेन एनसीईआरटी ज़रूरी होती है। उसके अलावा भी जैसे अगर कोई जैसे मैथ्स की बुक है, उसमें आरएस खरीद लें, आरडी तक ना जाएं, क्योंकि मेन आरडी में हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतने कभी पूछे नहीं जाते हैं। कभी बोर्ड्स में आते भी हैं तो 1-2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी लिमिटेड रहते हैं, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड। तो उसी हिसाब से मेन तो फोकस सबका एनसीईआरटी पे होना चाहिए, लेकिन आगे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन लगाने होते हैं वो और सब बुक से भी लगा सकते हैं। अब जैसे आज की डेट में क्या है, जैसे बच्चे के पास आजकल क्या मोबाइल है, तो क्या जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से या फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हमको पढ़ना चाहिए, या फिर क्या है सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए? सोशल मीडिया पे मैं स्टार्टिंग में थी, पर मैंने फिर जब क्लास 10th में आई तो फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट फिर आगे फिर फोकस करने लगी। सोशल मीडिया फिर बिल्कुल मैं नहीं चलाती थी, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ने की बात तो है कि जब जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं जब एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी होती, वरना फिर आपके पास इतने अच्छी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, होम ट्यूटर्स हैं, उनसे जाके पूछें तो वो सब बहुत ईजीली, और वो सब तो डायरेक्ट डाउट पूरे क्लियर कर देते हैं जो और कोई नहीं समझ में आए। अब जैसे कई बार होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल गए या मान लीजिए हमको कोई पढ़ाने के लिए आया, तो उस समय क्या जैसे जब कोई हमको समझा रहा है तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर क्या चिड़चिड़ापन आने लगता है कि वो हमको ऐसे क्यों समझा रहे हैं, मतलब हमको बिल्कुल बेसिक्स से क्यों डील कर रहे हैं, हमको एडवांस पढ़ना है। तो किसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को कभी भी ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए कि तब बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि क्या है। सबसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट को टीचर्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं कि मतलब अगर बेसिक्स क्लियर है तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाते हैं ईज़िली। तो स्टार्टिंग में एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन पे नहीं डायरेक्ट जंप करनी चाहिए। स्टार्टिंग में पहले बेसिक जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आगे के जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं
और जो थ्योरेटिकल थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सब अपने आप क्रैक होने लगते हैं। तो इस वीडियो के एंड होने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे जो भी जैसे क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ 12th के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कि कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी के साथ बना के रखें, कंसिस्टेंट रखें अपनी स्टडीज़ को, और कभी भी अपनी स्टडी को ब्रेक ना करें। चाहे जितनी भी कोई अर्जेंसी आ गई तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, दूसरे दिन फिर आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कराएं। कि आप लोग अपने टीचर्स की और पेरेंट्स की बात को सुने, और ये 10th और 12th के मार्क्स आप ही पे मैटर करते हैं, ये आप ही के लिए होते हैं। उन लोग को तो मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये आप ही लोग के बेनिफिट के लिए होता है कि आपको करना चाहिए ये सब। तो आप लोग सही से मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो करें और कंसिस्टेंट रहें, और ये सब मार्क्स सब आप ही के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। सो गाइस, वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि निम्सा ने क्या है मुझसे होम ट्यूशन पढ़ा था, और इन्होंने क्या है मैथ्स में 93 मार्क्स स्कोर किए हुए। और मैथ्स में आपने जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स को जैसे आपको पढ़ाया गया तो उसमें आपने कैसे हैंडल किया था उसको? मैथ्स स्टार्टिंग में मुझे एक बर्डन की तरह लगती थी, लेकिन जब से आप आके पढ़ाने लगे तो मुझे फिर डेली कंसिस्टेंसी से करके डेली मैं प्रैक्टिस करती गई। फिर शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन, सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब क्रैक होते गए, तो फिर अच्छा लगने लगा। तो उसमें फिर ठीक लगने लगा मैथ्स करना। सो गाइस, आज का वीडियो हम एंड करते हैं। तो निम्सा, थैंक यू, आपने इंटरव्यू दिया, बच्चों को काफ़ी गाइड किया, थैंक यू।